तो क्या मलेरिया का पैरासाइट है ब्लड में, या डेंगू का पैरासाइट है ब्लड में, या कुछ और फैक्टर्स हैं। तो वैसे ही डायग्नोस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो वैसे ही हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी यही करेंगे कि हम करते हुए उस प्रॉब्लम को रिमीडियल टीचिंग की मदद से दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अब जो हमारा एक सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एग्जाम है, कोविड के समय बड़ी बहस चल रही थी। पता है मुझे अब सबसे ज्यादा दुख क्या हो रहा है कि कोविड के समय बच्चों के लिए इतना परेशान थे, कौन से टेस्ट के लिए, कि पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं हो पा रहा है, वही जिसको एग्जाम फॉर्मल बोलते हैं, वो 3 घंटे का, जिसमें एक इन्विजिलेटर ड्यूटी करे, बच्चा सामने बैठा हो, पेपर बन के आया हो, और कॉपी उसकी पेपर कितना सीरियसनेस के साथ बनेगा और कॉपी कितने अच्छे से चेक होगी, वो तो सब पिछले अभी हम लोग लगातार डिस्कस ही कर रहे हैं, है ना। और हम लोग को बाकी चीजें पता भी हैं। जो बहुत रेयर केसेस थे वो मैंने आपके सामने रख दिए, और बाकी जो रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं वो तो हम सब आपको सबको पता ही है। सभी लोग इवैल्यूएशन भी करते हैं, पेपर भी बनाते हैं, और एग्जामिनेशन में ड्यूटी भी करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे बच्चा चीटिंग भी नहीं कर पाता, वहां पे बच्चा कुछ कर भी नहीं पाता। तो एक और बात है जो हमें एज अ टीचर सोचना है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव। दिस इज स्पेशली इन रिलेशन विद हायर एजुकेशन, ठीक है, हमारे से रिलेटेड है। स्कूल लेवल पे क्या होना चाहिए, मैं उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ वहाँ के बारे में। इस पे मैं ज़्यादा अच्छा बात कर पाऊंगी हायर एजुकेशन को कंसर्न में लेकर के। हम क्या क्या ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं पेपर पेंसिल एग्जाम्स के अलावा, वो जो हमारा जो एक रेगुलर टेस्ट वाला सिस्टम है उसके अलावा। रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, पोर्टफोलियोज डेवलप करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, रिसर्च पेपर लिखवा सकते हैं, लिटरेसी लॉग बुक करवा सकते हैं। ये लिटरेसी लॉग बुक शायद नहीं समझ में आ रही होगी, तो इसको मैं इलेबोरेट ही कर देती हूँ एक बार में। लिटरेसी लॉग बुक का मतलब कि क्या हम एक कोई नया वर्ड भी अगर रोज सीख रहे हैं तो उसको हम कहीं नोट डाउन करें, ठीक है। अगर हम उसको नोट डाउन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमने इस चीज को नया सीखा। और जो सीखने की प्रोसेस है वो किसी भी स्टेप पे रुकती नहीं है, और हम लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ रोज सीखते रहते हैं। तो हमें लिटरेसी लॉग बुक को भी यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट टेक्निक के फॉर्म में, कि कोई बच्चा क्या क्या नया सीख रहा है, उससे उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी पता चल जाएगा, उसके काम करने का ढंग भी। एसएस की बात हो सकती है, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट की भी बात हो सकती है, लैब प्रैक्टिकल की भी बात हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें अगर हम ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करें तो इनको उस मार्कशीट में जगह भी मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी वो सीरियसली लिए जाएंगे, अदरवाइज वो सीरियसली नहीं लिए जाएंगे। मैं आप लोगों को अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में शेयर करना चाहूंगी। पहले हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो 75 + 25 का था। 75 वही वाला, वो 3 घंटे का एग्जाम वाला, और 25 जो हम पूरे समय करते थे। और उसको हम लोगों ने अभी 2 साल हो गए हैं, आई थिंक 3 इयर्स, बिफोर 3 ईयर 70-30 में चेंज कर दिया है। 70 वो जो पेपर पेंसिल 3 घंटे वाला, और 30 कंटिन्यूअस प्रोसेस। उस कंटिन्यूअस प्रोसेस में 30 में जो करंट प्रैक्टिसेस में उसका बाइफर्केशन है उसको भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसमें 10+10+5+5 का बाइफर्केशन है। और इसमें जो 5 है वो बेसिकली अटेंडेंस के लिए है, और बाकी जो 25 है और 5 है वो इंडिविजुअल वैरी भी कर सकता है। कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, कुछ क्या कहते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होते हैं, हर एक टीचर अलग अलग चीजें यूज करते हैं। एग्जाम्स भी होते हैं। मैं स्पेशली सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट यूज करती हूँ, प्रेजेंटेशन यूज करती हूँ, और मैं कंसेप्ट मैप का एक फॉर्मेट है वो बनवाती हूँ, उसको यूज करती हूँ। तो अलग अलग तरीके हैं। और वो जो 30 है उस 30 के लिए बच्चे भी क्यों सीरियस हैं, इसलिए सीरियस है कि 30 का वेटेज वहां पे है। तो हमने 70+30 किया हुआ है, तो 70+30 में 30 को भी उतना सीरियसली लेने की जरूरत है। और पता 70 का क्या, 70 में तो एग्जाम हुआ, कॉपी चेक कर गए, नंबर आ गए, कॉपी पे भी ना नाम होते हैं ना कुछ होते हैं, कोड होते हैं, और हो गया।
ये जब 30 के लिए हम बच्चों के साथ जुड़ रहे होते हैं, तो अपनी क्लास पढ़ाने के साथ साथ इस 30 के लिए जो जो प्रोसेस हम कर रहे होते हैं, तब हम बच्चों की इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस से परिचित होते हैं, उनके अंदर क्या टैलेंट है। प्रेजेंटेशन भी कभी कभी हम ग्रुप प्रेजेंटेशन करते हैं, अगर बहुत बड़ा क्लास है, या इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्रुप प्रेजेंटेशन में हम प्रेजेंटेशन के अलावा बहुत सारी चीजें और एसेस कर रहे होते हैं। कहाँ की? अफेक्टिव डोमेन वाली। ठीक है, कि आपके अंदर अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। ग्रुप में अगर हम काम करते हैं तो ग्रुप में लीडरशिप एबिलिटी क्या है। लीडर का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि सबको धक्का मार दिया और हम आगे बढ़ गए। लीडर का मतलब ये होता है कि जो सबसे कमजोर भी हो उसको भी प्रमोट करें और उसको भी मौका दें, आगे आने का दें, बोलने का दें। तो हमारे पास ये स्कोप होता है कि हम अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन, और हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू अबाउट इट कि मैं तो इंडिविजुअली बच्चों को इसी 30 की वजह से जान पाती हूँ पर्सनली। क्यों? क्योंकि आप उस चीज में पर्सनली इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं और उनकी एबिलिटीज को जान पा रहे हैं, उनके कैपेबिलिटीज को समझ पा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को समझ पा रहे हैं, उनके एरिया को। बाकी वहां पे तो कॉपी, इन्होंने एग्जाम दे दिया, हमने पेपर बना दिया, इन्होंने एग्जाम दे दिया, हम जाके कॉपी चेक कर देंगे, नंबर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग का क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम ही पढ़ाते हैं, हम ही पेपर बनाते हैं, हम ही कॉपी चेक करते हैं, और हम ही ये इंटरनल असेसमेंट भी करते हैं। ठीक, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं है कि कॉपी कहीं बाहर जाएगी या कोई दूसरा चेक करेगा। तो हम इन ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हम इस अल्टरनेटिव को यूज करें, तो हमारे यूनिवर्सिटी में तो हम ये नहीं कर सकते ना कि, और उसको कैसे ऐड करें। यू कैन सजेस्ट। और आपके दिमाग में अगर एक बार एक समस्या आ गई, तो फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, दैट्स मीन कि वो प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो चुकी है। और हायर एजुकेशन में अगर हम बच्चों से रिसर्च पेपर्स की बात ना करें, प्रेजेंटेशन की बात ना करें, पोर्टफोलियोज की बात ना करें, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात ना करें, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अधूरी रह जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस पेपर पेंसिल टेस्ट में एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगी, जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, बस कंडीशन ये है कि उसका वेटेज भी आपका उस जो मार्कशीट होती है सो कॉल्ड, उसमें होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट के बड़े अच्छे तरीके भी हैं, जैसे हम लोग भी जो ये सब कुछ करते हैं ना, तो जैसे मान लिया मुझे पीयर असेसमेंट, ये कोई छोटा सा टेस्ट लेना होता है, 5 MCQ का ले लिया या कभी 10 MCQ का कर ले लिया। तो एक समय था कि हम सामने से क्या करते थे, जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी पूरे क्लास में, आप MCQ में एक टिक कर दिए अपने वाले उसमें, फिर उसके बाद कलेक्ट कर लिया। मान लिया 10 क्वेश्चन है, करने में 10 मिनट लगा, फिर तुरंत कलेक्ट कर लिया। मुश्किल से अभी हमारा टोटल जो क्लास का टाइम है वो कितना, 30 मिनट गया होगा इंस्ट्रक्शन देने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में, फिर रिकलेक्ट करने में। मेरे पास बंडल आ गया, हमारी क्लास 1 घंटे की है। अब हमने क्या किया, उसको शफल किया, इसकी उसको, उसकी इसको, उसकी इसको, सबके पूरे क्लास में बांट दिया। मान लिया 50 लोग हैं, ठीक है, तो कितनी जल्दी होता है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कि आप मत सोचिएगा जिसके लिए आपको बहुत अलग बर्डन है। यू हैव टू विल टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हम करते क्या है, अभी मान लिया हमारा 30 मिनट ही हुआ, तो हम अब वो कॉपी खुद ला करके फिर एक एक चेक करने का टाइम नहीं लेते, वहीं पे क्या करते हैं, कॉपी को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस एक पेज को, इनका उनको, उनको उनको, उनका उनको, आंसर शीट बोर्ड पे लिख देते हैं कि इसका पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, ये है। सारे बच्चे कॉपी चेक कर देते हैं एक दूसरे की, या अपनी ही आ जाए तो भी वो गलत नहीं चेक करेगा, क्योंकि हम कोई क्लास 4th या 3rd या 2nd के बच्चे के साथ थोड़ी डील कर रहे हैं, हम हायर एजुकेशन में हैं। तो कॉपी चेक होके आ गई, कॉपी आ गई, तुरंत रिजल्ट कम्युनिकेट हो गया, और रिजल्ट तो सब लोग इधर से ही जान गए, और हमने इधर से एक तरफ से बोल दिया तो सबने समझ लिया कि किसने कितने किए, और हायरार्की में कॉपी अरेंज कर दी तो समझ में भी आ गया कि हाईएस्ट ये हुआ और लोवेस्ट ये हुआ। 1 घंटे की क्लास में सब कुछ हो गया, 10 मार्क्स का एक MCQ टेस्ट कंप्लीट हो गया। और MCQ टेस्ट के लिए आप लोग, अभी हम आगे इलेबोरेट भी करने वाले हैं इसको, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी बात जोड़ देती हूँ। वो जो MCQ टेस्ट है, MCQ टेस्ट का मतलब बहुत बड़ा होता है, वहां पे मैचिंग टाइप, ट्रू एंड फॉल्स टाइप,
फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल आंसर शीट टाइप जितने हैं वो, जिनको हम एमसीक्यू नॉर्मली कहते हैं कि 4 ऑप्शन है, उस 4 में कोई एक सही है या 2 सही हो सकते हैं या 3 सही हो सकते हैं, उन सब में से हम कोई भी यूज करें, वो सभी एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू का मतलब कि वहां पे स्कोरिंग में क्या हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, मतलब वन आंसर ही हम बोर्ड पे लिख सके और उसके बेसिस पे तुरंत हमारी कॉपी क्या हो, चेक हो जाए, सब्जेक्टिविटी ना हो, ऑब्जेक्टिविटी हो। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, ये सब काम पुराने हो गए हैं। अब हम लोगों ने क्या यूज किए हैं, ऑनलाइन टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दिया। काहूत बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, अभी आप लोग डिस्कस किया जाएगा, मैडम बहुत सारे सेशन आपके अरेंज करेंगी जहां पे आप ये करेंगे। क्विज एक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेंटीमीटर, मेंटीमीटर तो इतना अच्छा है, वो ये भी दिखाता रहता है कि मतलब प्रोग्रेस कितनी चल रही है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, अभी आप लोग ये सब चीजें सीखेंगे। तो हम अब ऑनलाइन असेसमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं। एक एडमोडो प्लेटफॉर्म था, कल मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस किया था कि बिफोर कोविड भी हम लोग उसको यूज कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसको भी हम यूज करते थे फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन। हम एडमोडो पे अपलोड करते थे क्वेश्चंस और बच्चों के रिस्पॉन्स वहीं पे लेते थे, तो वहीं पे तुरंत सबको एक दूसरे का रिजल्ट भी पता चल जाता था और हम भी उसको तुरंत 1 मिनट में ऑब्जेक्टिवली कंक्लूड कर पाते थे। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं टू मेक अवर क्लास इंटरेस्टिंग। और जो कल एक बात बताई थी कि क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी यूज करनी चाहिए, तो वो सब चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपने पहले से तय किया रहता है कि आपको क्या क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे आप टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। और एट द एंड या ड्यूरिंग द होल प्रोसेस को अगर अलग अलग स्टेप में हमने बांटा, तो हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते रहते हैं या असेसमेंट करते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियरल चेंजेस। और ध्यान रखिएगा कि ये चेंजेस केवल विजिबल चेंजेस नहीं होंगे, दीज आर अंडर अफेक्टिव डोमेन ऑल्सो, कॉग्निटिव डोमेन ऑल्सो एंड साइकोमोटर डोमेन ऑल्सो। अफेक्टिव को और साइकोमोटर को तो आप देख सकते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डोमेन के चेंज स्कीमा हमने अपना कैसे रीऑर्गेनाइज किया। जैसे आप लोग जो 30 मिनट की बात तो आपके दिमाग में होएगी ना, रुकेगी ही ना, कितना भी कम आप अटेंड करो, कितना भी कम सुनो, तो वो क्या हुआ, वो स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप देख नहीं सकते। ऐसा नहीं होगा कि ये सेशन के बाद कल को आपको डिफरेंट दिखने लगेंगे, नहीं। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो प्लान बना रखा है उसको इम्प्लीमेंट करें, कि हमारा प्लान बना रहता है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा बना रहता है, उनके तो एनुअल प्लान, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के अचीवमेंट क्या है, वहाँ पे क्या टारगेट होता है, वहाँ पे स्टूडेंट को ट्रेन करना टारगेट नहीं रहता है। वहाँ पे टारगेट ये रहता है कि टीचर्स को हम कैसे बिजी रखें। वहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर को ट्रेन किया जाता है और उसको बिजी रखने की कोशिश की जाती है। तो जो भी आपका प्लान है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का प्लान की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स जो थे वो थोड़े डिफरेंट हो गए थे। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट जैसे में भी जाना है उसमें ले जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी मदद से हमें एक तो सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलता है, स्टूडेंट को भी सेल्फ असेसमेंट करने का मौका मिलता है, और इंस्टीट्यूट के लिए भी ये सेल्फ असेसमेंट का एक मौका होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं सारी चीज़ों को, गोल सेटिंग करते हैं, प्लान डेवलपमेंट करते हैं कि प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है क्या क्या। और पता, ये अगर आप चीज़ पकड़ लो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करके भी बहुत इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को देखा जा सकता है। मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। अब की बार हुआ क्या कि हमारे यहाँ आईटेप आ चुका है और फैकल्टी रिक्रूटमेंट किसी तरीके से कम हो गया, रुक गया। अब क्या हुआ, प्रोग्राम ज़्यादा और फैकल्टी कम, कुछ फैकल्टी माइग्रेट भी मतलब दूसरी जगह पे मूव कर गए, प्रमोशन हो गया या कहीं पे चले गए, तो वो भी कम हो गए, और प्रोग्राम भी ज़्यादा होने की वजह से फैकल्टी की शॉर्टेज हो गई।
तो मैं यहाँ 10 साल से हूँ और 10 साल के उस पूरे करियर में अभी तक जो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डील करती हूँ वो बेसिकली साइंस पेडागोजी और एमएड में और पीएचडी में रिसर्च, यही चल रहा था 9-10 साल से। अब की बार क्या हुआ कि जो टीचर्स वो फिलोसफी रिलेटेड सब्जेक्ट या ये सब डील करते थे, तो उन टीचर्स को प्योर आईटेप में अपने सब्जेक्ट पढ़ने लगे। आईटेप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाला हमारे यहाँ आया हुआ है, तो वो उसमें जब डेविएट हुए तो हमारी एक क्लास बीएड एमएड इंटीग्रेटेड एक प्रोग्राम होता है, उसमें लग गई एजुकेशनल स्टडीज नाम से पेपर है। अब उस पेपर में वही है, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान मीमांसा, हाँ, तत्व मीमांसा, फिलॉसफी, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया था तो मुझे लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि बीएड मैंने फोर्सफुली किया था, बट I was the topper out of 100 student at that very time in my college. फिर एमएड मैंने अपनी पूरी मर्जी से किया था, क्योंकि बीएड में ही मुझे समझ में आ गया था कि यही एक एरिया है जहां हमें जाना है। और उसका रीजन एक लाइन में मैं बताती हूँ कि अगर बीएड थे तो हम एक टीचर के रूप में हमारे पास केवल एक क्लास पे कमांड होता है, ठीक है। अगर हम इस एरिया में आए हैं तो आज हमारे पास एक बार में 200 टीचर पे कमांड है। हम 200 टीचर्स के बीच में अपनी क्लास बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो जो 200 टीचर्स के बीच में बात कम्युनिकेट कर रही है, तो वो सीधे के सीधे 200 क्लास पे कमांड हो रहा है। ओके, तो मुझे इसलिए ये बात जम गई थी कि ये वाला एरिया ज्यादा अच्छा है, तो मैंने एमएड अपनी पूरी मर्जी के साथ किया है। फिर जब हम कोई भी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो अगर हम एक क्लास में कम्युनिकेट करें, बच्चों के बीच में कम्युनिकेट करें, तो वो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम अपनी बात को टीचर्स के बीच में कम्युनिकेट कर देंगे तो वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट होगी। और अगेन स्टेटमेंट वही है कि प्रॉब्लम के लिए अगर थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन ही हो गया तो हम उसको सॉल्व कर लिए, समझ लीजिए आधा। तो हमें यही करना है। तो उसमें क्या, बच्चों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरे लिए भी बड़ी अजीब चीज थी। मैंने 10 साल से फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो जो 4 से 7 पे जो लेक्चर सीरीज हो रहे हैं, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, इन सब की बातें की जाती हैं। तो अब मुझसे अगर कोई कहे कि मैं भारतीय ज्ञान परंपरा पे बोलूं, तो मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगी। और मैं अगर बोलूंगी तो मैं ऐसी चीज बोलूंगी कि हो सकता है कि फिर मैं कोड ऑफ कंडक्ट में भी मैं आ जाऊं। क्लियर? तो इसीलिए मैं उन सब चीज़ों पे बोलना नहीं चाहती। तो और वो मेरा एरिया भी नहीं है, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। मैं भी बीएचयू से, मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी मैंने एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैं यहाँ पे रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स ये सब पढ़ाती थी, 10 साल से यही चल रहा था। अब भी वो पढ़ाना पड़ गया, तो बच्चे मुझसे क्या बोल रहे हैं, मैम हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी यही बोला कि बेटा एग्जैक्टली मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ। जस्ट राइट अ एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट टू द डीन ऑफिस, टू द डीन। और मैंने, अब वो खुद भी जान रहे हैं ना कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तो फिर लेकिन मैंने अपने को चेंज किया और मैंने उसको अगेन सेटअप किया एज ए अपॉर्चुनिटी। ये चीजें तो हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मीन, मीडियन मोड, एनोवा, एनकोवा, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, एनपीसी, बॉक्स प्लॉट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये एनपीसी, ये तो हम 10 साल से पढ़ा ही रहे हैं और ये चीजें हमारी एज इट इज चलती रहेंगी। अब हमें वो टाइम मिला है जब हम नई चीजों को एक्सप्लोर करें और अपनी टीचिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्टूडेंट। और हो क्यों रहा था दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत बाद में हमने आइडेंटिफाई करी। तो मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने साइड के कारण जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैंने उन बच्चों से ये पूछा कि मतलब आप किस किस एरिया के हो, रेज हैंड, क्योंकि बच्चों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड में आते हैं वो ऑलरेडी पीजी होते हैं। फिर हुआ क्या, एक्चुअली उस क्लास में एक भी बच्चा साइंस का नहीं था। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एक सीट खाली थी आफ्टर 49। तो जो 50th स्टूडेंट आया, एक लड़की, वो एमएससी साइंस वाली आई, केमिस्ट्री। नहीं तो पूरे के पूरे 49 ह्यूमैनिटीज के थे।
अब मैं साइंस वाली, मैंने 10 साल से वो चीजें पढ़ाई नहीं, कभी पढ़ी नहीं, कभी उसको एक्सप्लोर नहीं किया, और मेरे लिए सच में वो डील करना मुश्किल हो रहा था, और उनके लिए तो समझना और भी मुश्किल है, क्योंकि साइंस वाले किस तरह से पढ़ाएंगे। हम लोग हंसते हुए एक बात बोलते हैं कि अगर हमने गाय पे निबंध तैयार किया है तो आप हमसे कुछ भी पूछो, हम तो गाय पे ही निबंध लिखेंगे। कभी गाय को यहाँ बाहर बांधेंगे, कभी तालाब में बांधेंगे, कभी पेड़ पे बैठाएंगे, कभी हवा में उड़ाएंगे। तो हम साइंस वालों की भी यही प्रॉब्लम है कि हम पढ़ाएंगे तो हमारी टीचिंग स्टाइल में ये चीज रिफ्लेक्ट होगी कि शी इज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि हमारा निबंध तो गाय पे ही है, तो उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे। एज अ टीचर थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस भी होती हैं कि आपको प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, मैंने शेयर किया, जिस वजह से वो क्लासेस लगी, वो पढ़ाना पड़ रहा है। अगर अब मुझे हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सब्जेक्ट मिल जाए, मैंने 10 साल से नहीं पढ़ाया, तो मेरे लिए क्या है, वो एक ट्रेजिडी है। और मुझे तो मतलब इवन बुक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये तक याद नहीं है कि वुड डिस्पैच कब रिलीज हुआ था, मैकॉले मिनट किस ईयर में आया था, फिर उसके बाद कब 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 क्या हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये एक मौका है कि मैं उन पुरानी चीज़ों को रिकॉल करूं, और उन पुरानी चीज़ों को मैंने नई चीज़ों के साथ जोड़ते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज की बात होती है। तो ये जो मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो किट है, तो एसटीजी में भी हमारा चौथा गोल है कि हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें। तो हम हेल्थ की बात तो कर रहे हैं, तो हम ये जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हम उसके लिए भी क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और क्या कल को हम इस बात को कभी रेज करेंगे कि हमने क्या तय कर रखा है कि हमारे यहाँ के लोग बीमार हों, खराब चीजें खाएं, और हम ये छोटी सी प्रैक्टिस नहीं कर सकते? बाकी हम बात करते हैं दुनिया के पेटेंट्स की, कि हमने ये पेटेंट्स कर लिए, हमने मेक इन इंडिया प्लान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट जो सबसे बड़ा एडल्टरेशन है वो कहाँ है, उसके बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही था कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत जो भी मतलब प्लान डेवलपमेंट की है, वो अपने साइड से है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। तो मैंने फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मैं नई चीजें, फ्रूटफुल चीजें, बच्चों के यूज की चीजें, उसको इनकॉर्पोरेट करा। मैंने अपनी थोड़ी सी टीचिंग स्टाइल को चेंज किया, जिससे कि वो बातें उनको समझ में आने लगी, और एट द एंड रिजल्ट ये हुआ, आफ्टर 10 and 20 क्लासेस, पूरा का पूरा क्या कहते हैं, क्लास का सीन चेंज हो गया। बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगे, और वो चीजें बहुत आसान हो गई। क्लियर? तो दिस इज द, इवन मैंने डीन से रिक्वेस्ट करी थी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर 4 क्रेडिट हैं तो उसमें 2 क्रेडिट एक टीचर पढ़ा लेंगे, 2 क्रेडिट एक कर लेंगे। तो उस वाले क्लास में ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया, मतलब टोटल 4 क्रेडिट मुझे ही पढ़ानी थी, पूरा का पूरा मेरे ही हाथ में था। नहीं तो मैं चाह रही थी कि कोई एक दूसरा टीचर हो, वो साथ में रहे, तो कुछ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बच्चों को मिल जाएगा, तो जो मेरी कमियां हैं एटलीस्ट केवल उनसे उनको नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो एट द एंड फिर हमने क्या किया, अपने को मॉडिफाई किया, अपने प्लान को रिवाइज किया, अपने गोल को रिवाइज किया, और कहीं ना कहीं उससे मैंने सबसे ज्यादा सीखा। नाउ आई एम वेरी मच कॉम्पिटेंट इन स्पीकिंग इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। वो जो एनईपी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है ना, तो उनके जो टॉपिक्स हैं, उन पे मैं डिस्कस करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट फील करती हूँ कि नहीं, अब मैं डिस्कस कर सकती हूँ। वाई? बिकॉज मैंने थोड़ा इस बीच में फिलॉसफी वगैरह फिर से बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है। आगे आते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं और कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पीपल्स प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एंड लास्ट वन इज एग्जामिनेशन टेक्निक। वो तो हम यूज करते ही करते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है, इन सबको आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इसको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है? उस मार्कशीट पे भी इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, जो मार्कशीट हम देते हैं, क्योंकि तभी बच्चा इसको सीरियसली लेगा। अदरवाइज ना तो इसको बच्चा सीरियसली लेगा, ना एज अ टीचर हम इसको सीरियसली लेंगे। ओके, आगे चलती हूँ। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, पार्टिसिपेंट्स? कोई भी क्वेरी आप तुरंत पूछिएगा, क्योंकि कंटेंट अभी बहुत लंबा है, इसलिए मैं स्पीड में ही रहूंगी और चलती रहूंगी। क्या क्या है टेस्टिंग? यूनिट टेस्ट, टर्म टेस्ट, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने अभी टेस्टिंग की बात करी है, आपको अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप अपने इनोवेटिव अप्रोच यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट।
ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एनालिसिस, बहुत सारे तरीके हैं, आप इन सब चीजों को यूज करेंगे। अब हम आ रहे हैं टेस्ट के टाइप पे। टेस्ट जनरली दो तरह के ही होते हैं, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। है क्या नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड? एक्चुअली जो आपके क्लासरूम में होता है, जो आप लोग अपने बच्चों के क्लासरूम में लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट को देने के बाद आपने उन 50 बच्चों की रैंकिंग कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन इज 50th रैंक। ओके, अब यही प्रॉब्लम है, काहे की वो फर्स्ट वाला बार बार फर्स्ट आ रहा है और सेकंड आने वाले बच्चे के ऊपर प्रेशर है कि मैं कब फर्स्ट आऊंगा। तो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं, और वो जो चतुर था 3 इडियट वाला, तो वो यही है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कि मैं टॉपर हूं तो मैं टॉपर रहूं, दूसरे लोग पूरा पढ़ ना पाए और लिख ना पाए और मैं टॉपर बना रहूंगा। क्लियर? तो अब इसमें करना क्या है, होता क्या है, अब हम करें क्या? क्या ये टेस्ट हटा दें? क्या कोई तरीका है? डेफिनेटली तरीका है। अब जरा, एक तो ये चतुर वाली बात हो गई, मैं इस पे क्या है मैं नहीं अभी जा रही हूँ, मैं स्टैटिस्टिकली बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। जो आप लोग अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज करते हैं, दैट इज द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। आप उसमें क्या कर देते हैं, रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट। आप अभी इस प्रोग्राम में हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स एज ए पार्टिसिपेंट हैं। प्रीति मैम ने आपको 8-10 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे करने के लिए पूरे, कि एक तो आपको हर सेशन अटेंड करना है, योर अटेंडेंस इज कंपलसरी, फिर उसके बाद आपको कोई एक बुक रिव्यू या कोई असाइनमेंट या एक एग्जाम देना होगा एमसीक्यू टाइप ऑनलाइन मोड में, एक प्रेजेंटेशन देना हो सकता है, अलग अलग तरह के क्राइटेरिया हैं, जब वो जैसा मॉडिफाई करके आपको अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन वो आपसे बहुत सारी चीजें करवाएंगी। मान लिया उन्होंने 10 चीजें फिक्स कर रखी हैं कि ये 10 चीजें सबको करनी है, ठीक। तो जब हम लोग फेस टू फेस मोड में प्रोग्राम करते थे, तो जैसे मान लिया हम सारे पार्टिसिपेंट्स रहते थे, तो मान लिया 28 दिन के लिए एक साथ रह रहे हैं, साथ में टी ब्रेक हो रहा है, शाम को हाई टी है, फिर उसके बाद डिनर है, लंच है, साथ में कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो एक बॉन्डिंग बनती है। और 10 ऑब्जेक्टिव हमारे सामने भी हैं। ऑनलाइन मोड में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने अधिकतर ये नोटिस किया है कि एक तो ग्रुप होता है जो मैडम बनाती हैं आप लोगों का, और एक ग्रुप आप लोग अपना पैरेलल अलग से बना लेते हैं। मुझे ये पता है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी MMTTC सेंटर है, तो एक ग्रुप आप लोग अपना खुद बना लेते हैं जिसमें आप वो बातें करते हैं जो मैडम ना जान पाए। क्लियर? तो ठीक है, तो आप तब भी इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक। फेस टू फेस में तो इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब मान लिया 10 चीजें मुझे भी पूरी करनी है, 10 चीजें मेरे बगल वाले पार्टिसिपेंट को भी करनी है, 10 चीजें उनको भी करनी है, उनको भी करनी है। अगर हमने 10 में से 10 कर लिए तो हमें A+ मिल जाएगा, 9 कर लिए तो A+ मिल जाएगा, मान लिया 10 में से 7 किया तो B मिल जाएगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पे अगर मान लिया मैंने 10 में से 10 टास्क पूरे कर लिए, कोई एक हमारा बगल में है जिसको कि एक टास्क पे हेल्प की जरूरत है, अगर मैं उसकी हेल्प कर दूं तो वो भी 10 में से 10 कर लेगा, तो मेरे भी सर्टिफिकेट पे A+ ही लिखा रहेगा और उसके सर्टिफिकेट पे भी A+ लिख जाएगा। तो उससे मुझे फर्क क्या पड़ने वाला है? ना तो मेरे सर्टिफिकेट में A++ होगा और ना तो उसके सर्टिफिकेट में A या B लिखा रहे तो उससे मुझे कहीं मेरे इंस्टीट्यूट में कोई प्रमोशन मिलने वाला होगा। आर यू एग्री विद मी? यस मैम। ऐसा इंडिविजुअल है कि मान लिया 28 दिन का समय होता है, बहुत लंबा समय होता है, हम लोग कहीं दूसरी जगह जाते हैं, हम लोग खाना अलग तरीके का खा रहे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो मान लिया कोई हमारा ऐसा कलीग है, तो उसको मान लो वो 10 में से 7 ही कर पाया, तो अगर हमने उसके 2 लोग 4 लोग मिलके मदद कर दिया और उसके 9 टास्क पूरे करा दिए, तो उसके भी सर्टिफिकेट में A+ हो गया, तो हमें उससे क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं, हमारा तो A+ ही रहेगा ना। ना तो वो अगर डबल प्लस भी हो रहा हो
या फिर कुछ ऐसा कैटेगरी हो कि जिसमें कि कुछ अलग से देती हूँ प्रीति मैम, भले 2 चॉकलेट भी दे रही हूँ तो भी हमें समझ में आया कि चलो 2 चॉकलेट उसमें जुड़ेंगी, कहीं नहीं। तो जो आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन आपका भी चल रहा है, ठीक है, आपको भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, वो जो है उस टाइप के टेस्ट को हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जो नॉर्मली हम यूज करते हैं एज ए टीचर, जिनको हम परिचित हैं जिस मेथड से, ये है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो चल रहा है वो क्राइटेरियन रेफरेंस है, और जो हम लोग क्लासरूम में यूज करते हैं वो क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कंसेप्चुअली क्या चीजें हैं ये। Norm reference measurement is the measurement in which test items are modified as and changed to ensure that a normal distribution occur. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कल बात करी थी, एक बेल शेप्ड कर्व होता है, अभी आगे भी बात है। द एम ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग इज टू रैंक ऑर्डर द स्टूडेंट इन अ क्लास। पहले ही बता चुकी हूँ कि रैंक ऑर्डर करना एक ऑब्जेक्टिव होता है, rather than assess their attainment of specified curriculum objectives। हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि बच्चे ने कितना अचीव किया। अगर बच्चा एक बहुत अच्छा है, वो एक दिन पहले एग्जाम के बीमार हो गया या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो वो नो डाउट कम स्कोर कर पाएगा, क्योंकि आपका तो टेस्ट पूरा मेमोरी बेस्ड है, हम पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम कम कर पाएंगे। तो क्या हुआ, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि उसने क्या अटेन किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, आपको तो बस रैंकिंग में इंटरेस्ट है। तो दिस इज द नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, वी आर यूजिंग इट पॉपुलरली। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। Criterion reference testing is measurement against a standard of achievement of how well a student can perform. Represent an absolute grading system, that is, yes, he can, no, he cannot. A criterion reference test is used to ascertain an individual's status with respect to a well-defined behavior domain. मान लिया आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, तो प्रेजेंटेशन में नो डाउट वैरायटी होगी, किसी का कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, लेकिन दे तो सब लोग प्रेजेंटेशन रहे ना। तो यहाँ पे हम ये जज कर रहे हैं कि कौन क्या चीज किस तरह से कर रहा है। क्वालिटी इज हियर, वहां पे केवल क्वांटिटी पे फोकस है, यहाँ पे क्वालिटी देख रहे हैं तो क्वांटिटी तो बाय डिफॉल्ट आई जा रही है ना, वो तो इंक्लूडेड है, उसी में इनबिल्ट है। फिर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होगा, मान लिया आपके 10 थे जो मैंने एग्जांपल दिया। एक्सपेक्टेड पोस्ट इंस्ट्रक्शन लर्निंग आउटकम, कितना हम चाहते हैं कि अचीव हो जाए। इंटेंडेड लेवल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यही है कि कितना हम चाह रहे हैं और कितना एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लर्नर अचीवमेंट। और डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, किसके बाद आप कहेंगे कि हाँ नाउ इट इज ओके, सर्टिफिकेशन कैन बी डन, ये आपको तय करना है। थोड़ा सा डिफरेंस देख लें तो और समझ में आ जाएगा। नॉर्म रेफरेंस एंश्योर कॉम्पिटिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, बताया ही है कि फर्स्ट वाले को अगर मर्डर कर दें या उसकी कॉपी चुरा लें या तो ही हम सेकेंड वाला फर्स्ट पे पहुंच सकता है, बहुत लगा हुआ है, कंपटीशन है। बट क्राइटेरियन रेफरेंस अलाउज फॉर ए कोऑपरेटिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर, बिकॉज एक की पोजीशन से दूसरी की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। assumes a standard normal distribution, ये स्टैटिस्टिकल टर्म है, एनपीसी को फॉलो करता है इसका मार्क्स, जिसे IQ, ठीक है, कल बताया था। नो assumption about the form of distribution, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो हम उस पर बात ही नहीं करते। स्मॉल ग्रुप स्टैटिस्टिक्स इज ए प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। assumes like class like other, कंपेयर कर सकते हैं एक क्लास को दूसरे क्लास पे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी हम क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर। ओके, थोड़ा सा पीछे चलेंगे जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे, कल भी हमने बात किया था। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमेशा इस कर्व को फॉलो करता है और इस कर्व का नाम है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। आपका इंटेलिजेंस के जितने भी टेस्ट हैं, IQ के, अचीवमेंट के जितने भी टेस्ट हैं, वो सब इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट अगर एक स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, आपने बहुत सही बनाया है, उसको सही तरीके से बनाया गया है, तो जब उस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाएगा तो जो स्कोर आएंगे, अगर उस स्कोर का आप ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा।
इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और उसमें क्या देखने को मिलेगा, 70% लोग जो हैं वो एवरेज एबिलिटी के हैं, 16% अबव एवरेज हैं, और 16% ही क्या हैं, बिलो एवरेज हैं। कल ही बात की थी कि आपको हमेशा इसीलिए अपनी इंस्ट्रक्शन को एवरेज ग्रुप के हिसाब से टारगेट करते हुए प्लान करना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। फॉर द अबव एवरेज आपको कुछ अलग से असाइनमेंट्स, कुछ अलग से चीज़ें शेड्यूल करनी है। और फॉर द बिलो एवरेज आपको क्या करना है, आपने समझ लिया होगा, अभी मैंने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात की एंड रिमीडियल टीचिंग की बात की। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करिए और उनको कहीं ना कहीं रिमीडियल टीचिंग दीजिए। ओके, आगे आते हैं। हाँ, आपको हम अपनी एक और अच्छी प्रैक्टिस के बारे में शेयर कर दूं कि अभी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत वर्कलोड ज़्यादा है, फैकल्टी कम है। नहीं तो हम लोगों के टाइम टेबल में ही एक ट्यूटोरियल का सेक्शन रहता था। और ट्यूटोरियल के सेक्शन में जैसे मान लिया हम लोग 10 फैकल्टी मेंबर हैं और बच्चे हैं जितने भी, तो वो सब में बराबर बराबर बटे रहते थे और अलग अलग प्रोग्राम के बच्चे बटे रहते थे। तो जैसे मान लिया मेरे पास ट्यूटोरियल का मेरा जो ग्रुप है, तो उसमें 3 बीएड के हैं, 3 एमएड के हैं, एक पीएचडी का है या बीएड एमएड इंटीग्रेटेड का प्रोग्राम का है, कोई भी बच्चे हैं तो वो पूरे ग्रुप में आपका एक ट्यूटोरियल ग्रुप होता था। तो ट्यूटोरियल ग्रुप में हम क्या डिस्कस करते थे आपको पता है क्या? हमारा टारगेट क्या होता था या हमारी ट्रेनिंग किस तरह से फ्रेम हुई है? बिकॉज वी आर वेरी लकी दैट आवर प्रीवियस वाइस चांसलर वाज प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र. He is out of 10 top 10 साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका नाम है टॉप 10 साइकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम है। तो उन्होंने हमें इस तरह से ट्रेन किया था कि पढ़ाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रेजिडेंशियल कैंपस है, बच्चे अपने घर से दूर हैं, कई बार उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्लास में प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी जो उनके मेट्स हैं, रूममेट्स, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो आप बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड डेवलप कीजिए जो उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखे। डायरेक्टली ये बातें नहीं कही गई, लेकिन मैसेज या ऑब्जेक्टिव उसका यही था। तो हमारी वो क्लासेस ट्यूटोरियल चलती थी जहाँ पे हम बच्चों से उनके बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स, उनको क्या दिक्कत है, क्या है, वो सब डिस्कस करते थे। इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रिमीडियल टीचिंग। अगर बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप सारे सब्जेक्ट जानते ही हो, आप उसको मदद करो कि हाँ ये चीज इस तरह से पढ़ लो या इस चीज को इस तरह से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बच्चे के साथ वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते थे जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी एक्सप्रेस कर सके। तो काउंसलिंग भी हो जाती थी और रिमीडियल टीचिंग भी हो जाती थी, दोनों चीजें थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एमपीसी पे कल भी हमने बात करी और आज भी वही किया है, और हमें उसको क्लासरूम में ध्यान रखना है। अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को नहीं फॉलो करेगा तो आइदर आपका कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड होगा और आइदर वो क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड होगा। दोनों ही कंडीशन ठीक नहीं है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर एक सिचुएशन है तो वो बता रही है कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है, और दूसरी सिचुएशन है तो वो बता रही है कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है। तो समझ में आया, नॉर्म रेफरेंस में हमें एक वो बेल शेप कर्व भी फॉलो कराना जरूरी है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेडिंग दोनों की इक्वल है। नॉर्म रेफरेंस में क्या करते हैं, वही पूरे एरिया को हम 6 सिग्मा में डिवाइड करते हैं। सिग्मा इज फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको इस तरीके से हम क्लासिफाई कर लेते हैं और ग्रेड वैल्यू तय कर लेते हैं कि कुछ भी लेटर दे देंगे, कुछ भी ग्रेड दे देंगे। तो मान लिया कि ए ग्रेड के लिए हमने 5 ग्रेड वैल्यू रख ली और टॉप 7% केसेस आएंगे, बी ग्रेड ऐसे होगा, सी ग्रेड ये होगा, ये फिक्स है बिकॉज इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड। फिर उसके बाद क्राइटेरियन रेफरेंस में आप लोगों का जो होने वाला है, मैंने बताया था, एक स्लाइड भी दिखाई थी कि जिसमें इतना इतना होगा तो इतने ग्रेड वैल्यू ये होगी, ऐसे ऐसे होगी। लेकिन यहाँ पे एक की ग्रेड वैल्यू दूसरे की ग्रेड वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। कोऑपरेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, लेकिन दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, वहां पे कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे रैंकिंग हो रही है। तो रैंकिंग जहां होगी वहां पे कॉपरेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, वहां पे हमें केवल क्या करना है, हमें केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखना है। तो अपना तो हम आगे दौड़ भी जाएं और पीछे वाले को भी देखते रहें कि हाँ वो हमारे बराबर ना आ पाए, तो उसके लिए हम जो कर सकते हो वो भी करें। ओके, आगे चलते हैं। फीडबैक क्या है? फीडबैक के लिए लगातार बात करती आ रही हूँ कि फीडबैक जितना बच्चे के लिए जरूरी है उससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। तो यूज ऑफ फीडबैक फॉर द टीचर्स एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर
ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है फीडबैक, ठीक। फीडबैक में जो लिखा जाएगा, जैसे मान लिया आप ये सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट में सबमिट करेंगे, आपका कैश होगा, फिर जब कैश में भरा जाएगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा, एक वर्ड सेटिस्फैक्ट्री। आपके जो हेड एंड डीन होंगे या जो कंसर्न इंचार्ज होंगे, जहाँ भी होंगे, वो आपके उस पर लिखेंगे सेटिस्फैक्ट्री। तो मेरे हिसाब से इस वर्ड को रिप्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है सेटिस्फैक्ट्री वर्ड। आपकी अचीवमेंट्स, आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स थोड़ा सा टाइम लेकर के आपकी मेंशन की जानी चाहिए, क्योंकि वो भी आपका क्या है, स्कोर कार्ड है। अगर कोई एक टीचर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत डिफरेंट इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, बच्चों को ट्रेन कर रहा है, तो और एक दूसरा टीचर है जो कुछ नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर आल्सो देयर, ठीक है, विद हेल्प ऑफ कॉम्पिटेंसीज भी। मान लिया कोई भी इंसान है, वो आपको बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को कॉपी नहीं कर सकता, द वे यू इंटरैक्ट उसको कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी सब कुछ बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वो आपका जो टैलेंट है वो आपसे नहीं ले सकता। तो मेरा मानना ये है कि जो ये फीडबैक भी हम देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स को दें, सारे स्टूडेंट्स को तो सेटिस्फैक्टरी नहीं कह देते, उनको तो रैंकिंग कर देते हैं, और हम अपना, हमारे वाले केस में क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी द वर्ड। तो इससे बचना चाहिए हमें, वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को मेंशन करने चाहिए। और निगेटिव एक बार भले भी हम बोले नहीं, साइलेंटली समझा दें, बता दें, लेकिन जो मेरिट्स हैं they should be highlighted, क्योंकि motivation is very important for those teachers who are promoting innovative techniques and methods in their classroom and doing good evaluation related practices। तो उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है, it is my opinion। अब एक थोड़ी सी जो बात रह गई है आपसे डिस्कस करने के लिए, जो अगर हमारे हम बीएड नहीं किए होते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो कैसे बनता है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या पार्टिसिपेंट्स? नो मैम। नो मैम। आगे चल रही हूँ। नो मैम। आगे मैं क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है उस मेथड पे फोकस कर रही हूँ। आगे चलते हैं। तो स्टेप्स कौन से हैं? क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने आपसे एक वर्ड पहले यूज किया था, याद होगा, कि ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर आने के बाद हम फटाफट बड़ी जल्दी में 10 काम और करते हुए बड़ा उससे क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और मैंने ये कहा था कि डे 1 से क्वेश्चन पेपर बनने लगता है। कब? जब आप पढ़ा रहे होते हैं, उसके पहले से डिसाइडेड होता है। वो जो प्लान बताया था ना कि प्लान, उस प्लान में क्वेश्चन पेपर का भी फॉर्मेट बिल्कुल सेट रहता है। तो अब कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? सबसे पहले डिसीजन ऑन द डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हमें इसका डिसीजन नहीं करना होता है, हमारा पहले से डिसाइडेड है। मैंने आपको बता दिया था कि 70-30, और 70-30 के लिए हम जब बच्चों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तब भी हम उनको सारी चीजें क्लियर कर देते हैं पहले ही। फिर उसके बाद मान लिया कहीं पे हमें, हाँ, यहाँ पे जो डिजाइन है, क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ, तो वो जो 70 वाला है उसको भी हम लोग बच्चों को पहले ही बता देते हैं कि देयर इज 5 MCQ ईच ऑफ 1 मार्क्स, दैट इज 5, और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर 3 हैं ईच ऑफ 15 मार्क्स 45, एंड शॉर्ट आंसर 5 हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4, देयर इज 1 ऑप्शन। तो सारा कुछ हम डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बता देते हैं कि आपको इतने ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको इतने सेलेक्ट करने होंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको करना पड़ेगा। सब कुछ बच्चों को भी कम्युनिकेट कर देते हैं और हमें तो डे 1 से पता होता है, इसलिए हमें डिसीजन लेना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, उस पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है। या आप कहीं बाहर भी बना रहे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपके पास वो फॉर्मेट बना हुआ होगा, आपको उसी को क्या करना हो, यूज कर लेना है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। अब हमें क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन में हम कौन कौन से आइटम्स रखेंगे, किस किस यूनिट से कौन कौन सा रखेंगे, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन डालेंगे, लॉन्ग में कौन सा डालेंगे, शॉर्ट में कौन सा डालेंगे, MCQ में कौन सा डालेंगे, ये सारी चीजें जहाँ पे डिसाइड की जाती हैं उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ओके, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मान लिया कि कोई ऐसा एग्जाम है, कोई ऐसा कोर्स है जो किसी भी कंसर्न यूनिवर्सिटीज में 10 साल से 12 साल से रन हो रहा है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मॉडल अवेलेबल होते हैं, अनसॉल्व पेपर के नाम से मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
लेकिन मान लिया कोई प्रोग्राम आपने नया शुरू किया है तो उसके तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं होंगे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बनाना होगा एंड इट शुड बी अपलोडेड ऑन योर वेबसाइट या पोर्टल, जहां से ये पता चल पाए कि एक्चुअली आपका ये इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो मॉडल क्वेश्चन पेपर ये है, जो जनरली नहीं होता है। ठीक, आगे चले। वो जो पीसीएस वाला मैटर बताया था ना कि अभी वो जो 2 महीने पहले सारा चल रहा था, तो वो इसी मैटर पे फंस गए थे। क्या था, पीसीएस वाले पे सब कुछ फिक्स रहता है, उसमें लिखा रहता है, उनके एडवर्टीजमेंट में ही सब कुछ रहता है कि इतने क्वेश्चन होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे एग्जाम होगा, एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर होगा, सेकेंड शिफ्ट में ये होगा। तो उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि 2 दिन में होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स का डे 1 को होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स का डे 2 को होगा, तो लीगली वो वहां पे भी फंस रहे थे। फिर प्रिपरेशन ऑफ मार्किंग स्कीम, हम लोगों एक वर्ड यूज करते हैं स्कोरिंग की। स्कोरिंग की फॉर द एमसीक्यू है, मार्किंग स्कीम जब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी इंडिकेटर्स प्रोवाइड करें तो उसको हम स्कोरिंग की ना बोल के मार्किंग स्कीम बोलते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिस भी संस्थान में हैं या जब भी आप क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो स्कोरिंग की जगह आप मार्किंग स्कीम बनाइए। और अगर आप कहीं पे भी एज कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको स्कोरिंग की तो मिलती है एमसीक्यू के लिए, और जहां नहीं मिलती है वहां पे एटलीस्ट आप बस एक बात बोल दीजिए काउंटर पे जाके कि मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करिए, तो कम से कम उनको पता चल जाए। जैसे अभी एक मैडम ने कहा था कि बहुत सारी बातें तो पता ही नहीं है, तो उस कंसर्न इंस्टीट्यूशन को ये पता चल जाए कि कुछ मार्किंग स्कीम जैसी चीज भी होती है जहां पे लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए भी की इंडिकेटिव लिखे रहते हैं कि आपको ये चेक करना है, ये चीजें आंसर में होनी चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप के लिए भी लिखा रहता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए भी लिखा रहता है कि आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है। सो इट इज कॉल्ड एज मार्किंग स्कीम। आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात, आपको जब बनाने की बारी आए, नहीं भी बनाने के लिए कहें तो आप अपनी तरफ से बना के दीजिए, तो वो कंसर्न इंस्टीट्यूट जो होंगे वो नेक्स्ट टाइम से अवेयर हो जाएंगे और वो दूसरे लोगों से भी कहेंगे कि प्रिपेयर मार्किंग स्कीम। क्यों? क्योंकि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या वो उन क्वेश्चंस में जब एग्जामिनर अलग अलग चेक करें तो वहां पे सब्जेक्टिविटी ना आए, ऑब्जेक्टिविटी रहे मार्किंग सिस्टम में, इसलिए हम मार्किंग स्कीम को प्रिपेयर करते हैं। ओके, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को एडिटिंग मतलब कि लैंग्वेज के टर्म में दिखा लिया जाए, कुछ चीजें गलत तो नहीं है उसको चेक करा लिया जाए, और रिव्यू द क्वेश्चन पेपर, अगेन एक बार एक्सपर्ट के साथ बैठ के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लें। अब क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो कैसे बनता है, आपने मान लिया यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हम बनाने जा रहे हैं और यूनिट हमारे पास है कितनी, 6, तो पहले से डिसाइडेड है यूनिट 1 को कितना है वेटेज, 10% ही आएगा, यूनिट सेकंड से 20% आएगा, थर्ड से 15%, फोर्थ से 20, फिफ्थ से 20 एंड सिक्स से कितनी 15% सेक्शन क्वेश्चंस आएंगे 100 में। अब ये पहले दिन से डिसाइडेड है, तो जब आप क्लास पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय भी यूनिट 10 को आपको यूनिट 1 को 10% ही वेटेज देना है। ये नहीं कि यूनिट 1 थी, पहला शुरू हुआ था तो पहले हमने 25% वेटेज उसी को दे दिया, नहीं। एग्जामिनेशन में जितना वेटेज होगा उतना ही आपके क्लासरूम में वेटेज होगा। अगर कोई भी स्कूल देखना हो सीबीएसई बोर्ड का, स्पेशली केवीएस का एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनका एकेडमिक कैलेंडर होता है, उनके यूनिट्स किस मंथ में कौन सी क्लास चल रही होगी, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा, अब कब FA1 होगा, कब FA2 होगा, उस सब कुछ क्लियरली लिखा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर कब बनना शुरू हो जाएगा, डे 1 को। तो यूनिट 1 को आप 10% की वेटेज पढ़ाते समय भी दीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेटेज किसको देना है, यूनिट सेकंड 20 है और इसको तो सबसे ज्यादा वेटेज देना है, और क्वेश्चन भी इनसे इतने ही इतने आने चाहिए, जितना आपने पढ़ाने में वेटेज दिया है उतना ही क्वेश्चन पेपर में बनाने में भी वेटेज देना है। आगे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, मैंने कहा था कि 3 तरह के हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, मैंने कहा था तीनों डोमेन को आपको डील करना है, तो तीनों डोमेन को आपको क्लासरूम में जितना जितना डील करिएगा क्वेश्चन पेपर में भी उतना ही उतना सेक्शन रखिएगा। कैसे,
मान लिया नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये तीनों क्या है, कॉग्निटिव डोमेन के सब कंपोनेंट हैं। स्किल जो है वो साइकोमोटर डोमेन से है। तो मान लिया हमने नॉलेज को वेटेज दिया 40%, तो 40% क्वेश्चन पेपर में भी रहेगा, अंडरस्टैंडिंग को 30%, एप्लीकेशन को 20% और स्किल को 10%। तो ये वेटेज पढ़ाते समय भी ऐसा ही रहेगा, क्लासरूम में भी, और क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही रहेगा। अब क्या ये सबके लिए फिक्स रखना है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जैसे सपोज कोई भी सब्जेक्ट है जहाँ पे स्किल इज इम्पोर्टेंट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, तो वहां पे क्या होगा, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, साइंस, तो वहां पे एप्लीकेशन पे वेटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। इन जनरल नॉलेज तो हमेशा ज्यादा वेटेज रखती है, क्योंकि नॉलेज से ही इन्हीं सब की ओरिजिन होती है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्जेक्ट आपके ये इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स भी बदल जाएंगे। और बदल जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बनाते समय बदल जाएंगे, डे 1 से तय रहेंगे। उतने ही आप क्लासरूम में भी डिस्कस करोगे और उतने ही आप क्वेश्चन पेपर में भी उसको रिफ्लेक्ट करोगे। इज इट क्लियर? फिर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, ये तो हमें डिसाइड नहीं करना, क्योंकि हमारा तो क्या है, पहले से तय है। बस हमें बच्चों को डे 1 को कम्युनिकेट करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा। इसी टाइप क्वेश्चन पेपर मान लिया 30% है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इतने रहेंगे, एमसीक्यू इतने रहेंगे, या ऑब्जेक्टिव ऐसे इतने रहेंगे। ओके, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से फिक्स रहता है। बस बच्चों को कम्युनिकेट कर देना है और हमें उस हिसाब से डिसाइड कर लेना है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या क्वेश्चन पेपर बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन पेपर क्या डिफिकल्ट होना चाहिए या इजी होना चाहिए था। तो मैंने अभी पहले पुरानी स्लाइड में गए थे तो बताया था कि क्योंकि हम नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में एक बेल शेप कर्व बनेगा, और अगर बेल शेप नहीं बना तो स्क्यूड होगा, आइदर पॉजिटिवली स्क्यूड और या नेगेटिव स्क्यूड। दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर एक तरीका है तो वो ये कहता है कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, अधिकतर बच्चे कम स्कोर करेंगे, और दूसरा ये कहता है कि क्वेश्चन पेपर क्या है, इजी है, अधिकतर बच्चों ने क्या किया, ज्यादा स्कोर किया। तो क्वेश्चन पेपर हमें कैसा, एमपीसी पे फिट रखने वाला चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल तय रहेगा कि डिफिकल्ट आइटम कितने रहेंगे, एवरेज आइटम कितने रहेंगे और इजी आइटम कितने रहेंगे। एक और थंब रूल है कि जब हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अरेंज करते हैं तो सबसे पहले डिफिकल्ट आइटम नहीं रखे जाते हैं। सबसे पहले हम आसान क्वेश्चंस को पहले लगाएं और फिर उसके बाद एवरेज और फिर उसके बाद डिफिकल्ट आइटम रखें। इसके पीछे रीजन क्या है? शुरुआत से मैं बोलती आ रही हूँ कि इवैल्यूएशन या असेसमेंट को हमें क्या बनाना है, इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल। तो सबसे पहले ये रूल है कि जब बच्चा क्वेश्चन पेपर देखे तो जो एज अ टीचर हमारा ये भी मोटिवेशन कभी नहीं होता है। माता पिता के बाद शायद टीचर ही एक ऐसा है, अब के तो खैर टीचर नहीं रह गए, वी आर नॉट टीचर, वी आर प्रोफेशनल्स। तो जो अपने स्टूडेंट्स को अपने से आगे जाते देखते हुए खुश होता है, लेकिन अभी भी है यही एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग खुश होते हैं। तो टेस्टिंग का पर्पस ये नहीं है डीमोटिवेट स्टूडेंट कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। हमें पहले आसान क्वेश्चन रखने हैं, तो ओपनिंग पे जब बच्चा पढ़ेगा तो वो उस क्वेश्चन को देख करके क्या करेगा, मोटिवेटेड फील होगा। उसको लगेगा अरे वाह ये तो मैं कर सकता हूँ, अरे वाह ये तो आसान हो गया, ये तो मैं कर सकता हूँ, अरे वाह। फिर धीरे धीरे एवरेज आइटम और फिर उसके बाद डिफिकल्ट आइटम। अब मजे की बात ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा एवरेज है, कौन सा डिफिकल्ट है और कौन सा इजी है। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफिकल्टी वैल्यू। ठीक है, डिफिकल्टी वैल्यू के ऑर्डर में ही हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और क्यों जरूरी है? अगर इतना ही मोटिवेशन, इतना ही खुशी, इतना ही फेस्टिवल मनाना है तो सब आसान ही रख दो ना। नहीं, हमें एक फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्क्रिमिनेट भी तो कर पाए ना। मैंने क्या कहा था, सबको सेटिस्फैक्टरी बोल देना आसान तरीका नहीं है, सबको ग्रेड ए दे देना बहुत अच्छा नहीं है। तुम सब लोग बराबर हो, सब लोग एक जैसे हो, वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा, जिससे जो कम अच्छा है वो मोटिवेटेड फील हो उस अच्छे बनने के लिए।
ओके तो इसीलिए हम दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है डिफिकल्टी वैल्यू, उसके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं कैलकुलेट करने के, और एक होता है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं और एज पर डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्वेश्चंस को हम रखते भी हैं और रिजेक्ट भी करते हैं और अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू। इजी क्वेश्चंस ओपनिंग में होने चाहिए और डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ होने चाहिए, बाद में होने चाहिए। ये है ब्लूप्रिंट, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ। मैंने कहा था कि ब्लूप्रिंट में सब कुछ लिखा होता है। क्या एक ये देख लीजिए, ये मैंने बनाया नहीं है, कॉपी किया है। तो ये इमेज बनी बनाई थी, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट का नाम लिखा हुआ है, सामने टोटल वेटेज भी है। ठीक है, कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से कितना आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, फिर 7 और 8 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। और नीचे ये भी लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दो कैटेगरी के इनके हैं। एक शॉर्ट आंसर इनका 2 नंबर का है और एक शॉर्ट आंसर इनका 3 नंबर का है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये क्या है? ये है अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, मैंने कहा कि तीनों डोमेन को पढ़ाना भी है और तीनों डोमेन को एग्जाम में रखना भी है। तो इन्होंने क्या किया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी रखा है। फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर है, तो उसके कितने मार्क्स हैं और किस किस यूनिट से कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आया है वो एक क्वेश्चन आया है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए लास्ट में, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 30 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 70। तो ब्रैकेट के अंदर है 1, तो वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो क्या है, उसका मार्क्स। तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, एक दूसरा और दिखा देती हूँ। ये इसमें क्या मिसिंग था, ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे थे, बाकी तो सब कुछ क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें ये भी क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी, नॉलेज को यहाँ पे जो वेटेज है, दिस इज फॉर द 100 मार्क्स, और नॉलेज को जो वेटेज दिख रहा है मुझे वो 6 + 4 20%। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग को सबसे ज्यादा 40%, 12 + 8 + 11 + 9 नीचे वाली रो पे हूँ। फिर उसके बाद एप्लीकेशन को भी कितना हो रहा है, 40%। ठीक है, तो नॉलेज इज 20%, अंडरस्टैंडिंग 40% एंड एप्लीकेशन 40%। डिफरेंस समझ में आ गया? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने कहा था कि एज पर नेचर ऑफ सब्जेक्ट वो बदल जाएंगे। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो किसका है, बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में क्या है, नॉलेज के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस का मतलब ही यही है कि अगर बच्चा क्लासरूम से निकले तो वो उस क्लास में क्या पढ़ाया गया उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करे। दैट्स वाई हियर वेटेज फॉर नॉलेज इज ओनली 20%, for the understanding it is 40% and for the application it is 40%, total 100% है। फिर आप देखिए सप्लाई टाइप मतलब कि जो आपके ये, अच्छा हाँ, ये पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे सारा का सारा क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सप्लाई टाइप क्वेश्चन है जिनको फिलिंग द ब्लैंक्स बोलते हैं आप, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस आइटम्स हैं, मैचिंग टाइप हैं, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स टाइप हैं, बट सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। मजे की बात यहाँ देखिए क्या है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जरा वेटेज देख लिया जाए यूनिट को, तो पहली यूनिट का 10% वेटेज है, दूसरी यूनिट का वेटेज जो है टोटल 12 है, तीसरी यूनिट का 24 है, फोर्थ यूनिट इज हाईली इंपॉर्टेंट, 42% वेटेज फॉर द यूनिट 4। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर डे 1 से बनने लगता है। आपको बच्चे को भी ये कम्युनिकेट कर देना है, क्लासरूम में नंबर ऑफ क्लासेस में भी इस बात को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन पेपर में भी इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे जो यूनिट 4 है, फूल्ड यील्ड, अगर उसको हम छोड़ दें पढ़ना तो समझ लो हमने 42% चीज छोड़ दी, और हम कहाँ पे फोकस किए पड़े हुए हैं, फूड डिफिशियंसी एंड डिजीजेस। लेकिन हम उसमें कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उससे हम कितना कवर कर रहे हैं, केवल 12% अपने क्वेश्चन पेपर का कवर कर रहे हैं। तो हमारे क्लास में भी ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, पढ़ाते समय उतना ही क्लास में वेटेज दें पढ़ाते समय, और उतना ही क्वेश्चन पेपर में भी दे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर डे 1 से आपके क्लासरूम में बनना शुरू हो जाता है, और ये बच्चों को भी पता होना चाहिए।
कि इतना इतना वेटेज इस यूनिट को है और इतना इतना ही क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आएगा। हमारे यहाँ पे LOCF लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड है, यूजीसी की गाइडलाइन है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्लासेस बिल्कुल क्लियर रहती हैं कि एक यूनिट है, मॉड्यूल में कितने कितने मॉड्यूल को कितना कितना क्लासेस आपको देने हैं। जैसे हम लोग का सिस्टम ये है कि 4 क्रेडिट का अगर पेपर है तो उसके लिए 60 क्लासेस हैं। 60 क्लासेस में 10+5 वाली बात होती है, 10 फॉर द लेक्चर एंड 5 फॉर द अदर एक्टिविटीज, इंटरैक्शन, डिस्कशन, अदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, वट एवर यू वॉन्ट। तो अगर 4 क्रेडिट का पेपर है तो 60 क्लासेस शुड बी देयर, और उसमें पूरे LOCF के फॉर्मेट में वो क्लासेस क्या होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कि आपको इस टॉपिक को इतने क्लास पढ़ाने हैं, इस टॉपिक को इतने घंटे, इसको इतने घंटे, इसको इतने घंटे। तो जितने घंटे हम पढ़ाएंगे उसको क्वेश्चन पेपर में भी उतना ही हमें ध्यान देके इनकॉर्पोरेट करना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको देख लीजिए, ये जो ब्लूप्रिंट है इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर के 2 कैटेगरी हैं, वैल्यू बेस्ड, लॉन्ग आंसर, सबका भी डिस्क्रिप्शन है, और साथ ही साथ किस किस यूनिट से क्या क्या आ रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन है, किसको कितना वेटेज दिया गया उसका भी डिस्क्रिप्शन है। और ये जो हमने देखा है ये प्योरली एक MC ऑब्जेक्टिव टाइप है, और इस ऑब्जेक्टिव टाइप में हम ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे किस किस यूनिट का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4th यूनिट देखिए ना, यहाँ पे 4th यूनिट को 42% वेटेज है, और अगर हम इसको इग्नोर कर दें या पांचों को इक्वल वेटेज दे दें तो भी हम केवल 20% ही देंगे प्रिपेयर करते समय। तो हमें ये पहले से स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर देना चाहिए। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट? अगर हम टेस्ट बना रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट वन इज, हमारे पास टाइम कितना है? हाँ, बहुत टाइम है, हम लोग बहुत टाइम से चल रहे हैं। एक्चुअली मैं बहुत स्पीड में बताने लगती हूँ तो टाइम हमारा बच जाता है, और लेकिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ पार्टिसिपेंट्स, आपको जहाँ पे भी नहीं समझ में आए आप तुरंत पूछ लीजिएगा। आप सिंपली अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिए, मैं उसको आंसर करूँगी। हम जो बाकी चीज़ें हैं अगर देखें ऊपर के से शुरू करें तो एक हो गया वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इस पे बात नहीं करते हैं, पहले यहाँ से बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग, मतलब डिफरेंट एग्जामिनर्स भी चेक करें तो वो अगर आपका जो भी आंसर है उस आंसर के लिए एक मार्किंग स्कीम हो तो जो स्कोर्स होंगे वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेबिलिटी, क्यों? मैंने बताया था कि आपका टेस्ट ऐसा भी होना चाहिए जो एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट भी करने वाला। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनपीसी को फॉलो करना है, और स्टैंडर्ड टेस्ट तभी होगा जब वो एनपीसी को करेगा। तो एनपीसी का तो मतलब ही यही है ना कि वो ये बताता है कि 70% आर एवरेज, 16% आप अबव एवरेज और 16% क्या बिलो एवरेज, ऐसा है। तो ये भी इंश्योर करने वाला होना चाहिए एक अच्छा टेस्ट। ऊपर वाले 2 मैंने छोड़े हैं, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। पहले इसको खत्म कर लेती हूँ। प्रैक्टिकेबिलिटी, टेस्ट ऐसा भी होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो। अब इतना मोटा टेस्ट का बंडल, इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसा भी नहीं रख देना है कि वो फिट नहीं हो। जैसे मैं रिसर्च पढ़ाती हूँ तो उसमें स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी टेबल्स यूज होती हैं, जैसे टी टेबल, एनपीसी का एरिया, जेड स्कोर की टेबल। तो बच्चे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये टेबल मिलेगी मैडम एग्जाम में? अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, इसमें वैल्यू कैसे देखेंगे? तो मैंने कहा ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ना, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो करती क्या हूँ, सिंपल प्रिंट आउट निकालती हूँ टेबल का, और जो जो क्वेश्चन डाले होते हैं, मान लिया टी टेस्ट का क्वेश्चन है, एनपीसी का है, काई स्क्वायर का है, तो वो टेबल्स में उसी इन्वेलप में डाल के भेज देती हूँ। तो एग्जामिनेशन वालों को पता रहता है कि हाँ इसको उसके साथ क्या करना है, भेजना है। एक नोट डाल देती हूँ उसी पे कि आपको उस हॉल में उसको प्रोवाइड कर देना है, जिस बच्चे को टेबल देखने की जरूरत होगी उसको वो टेबल दे दी जाएगी, वो देख लेगा। तो लेकिन प्रैक्टिकल
होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब क्लासरूम में उन टेबल को देखने के लिए हाहाकार मचा हुआ है, नहीं हमें दो हमें दो हमें दो, डिस्टर्बेंस हो रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरह से बैलेंस रखना है कि टेबल की जरूरत पड़े भी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसकी वजह से पूरी की पूरी क्लासरूम डिस्टर्ब। सिंप्लिसिटी इन स्कोरिंग, अगेन इट इज फॉर द मार्किंग स्कीम, जितना अच्छी मार्किंग स्कीम होगी उतनी सिंप्लिसिटी होगी स्कोरिंग में। स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ टर्म्स मैंने यूज किए थे, डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो ये सब जो हम कैलकुलेट करते हैं, हाँ ऊपर के ये दो फैक्टर वैलिडिटी रिलायबिलिटी, इनको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब कैलकुलेट करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मतलब आपने आपका टेस्ट क्या बनाया, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाया, मानकीकृत बनाया, वो आपके एनपीसी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो, ऐसा ना हो जाए कि टेस्ट आप इतना महंगा मतलब बनाने की प्रोसेस में इतना महंगा हो जाए कि हम उसको बना ही नहीं सकते, उसको यूज ही नहीं कर सकते। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, पूरी चीज़ों को कवर करते होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यही कहा गया ना, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एक्सेप्टेबिलिटी, जो पढ़ाया है वही आए, ये ना हो जाए कि सिलेबस कुछ और था, कुछ और गया, और फिर डील करना है कि हाँ क्या हो रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है या कैसे है। अब बात करनी है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी अच्छे टेस्ट के लिए। वैलिडिटी का मतलब होता है, एक लाइन में अगर हम बात करें, इट इज अबाउट द पर्पसिवनेस ऑफ द टेस्ट, उस टेस्ट का पर्पस क्या है और वो उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैलिडिटी कई तरीके की हो सकती है, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लिया मैं आपके सामने यहाँ पे दो पेपर डिस्प्ले करूं, ठीक है, एक पेपर मैं ये डिस्प्ले करूं, एक पेपर कोई दूसरा डिस्प्ले करूं, तो अगर कोई एक मैथमेटिक्स का पेपर होगा और एक होगा हिंदी लिटरेचर का पेपर, तो दोनों पेपर को खाली मैं अगर आपको एक बार दिखा के हटा लूं आपके सामने से, तो आप देख के बता सकते हैं ना कि मैथमेटिक्स का कौन सा होगा और हिंदी लिटरेचर का कौन होगा। यस मैडम, यस मैम, दूर से भी। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिंपली उसको तो इसको हम बोलते हैं फेस वैलिडिटी। पर्पसिवनेस ऑफ द टेस्ट, जो मैथ्स का टेस्ट होगा वो क्या कर रहा होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, कैलकुलेशन का एबिलिटी, ये सारे चेक करने के लिए होगा। जबकि हिंदी लिटरेचर का जो टेस्ट होगा उसका पर्पसिवनेस क्या होगी, कुछ और होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फेस वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, बहुत तरीके के टाइप हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम अभी एक अगली स्लाइड और है उसको देखेंगे, इसके बाद पहले रिलायबिलिटी को समझ लेते हैं। तो वैलिडिटी को एक लाइन में, इट इज अबाउट द पर्पसिवनेस ऑफ द टेस्ट, ठीक। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। ये क्या है, अगर कोई भी टेस्ट आपका अच्छा है तो वो अगर रिलायबल है तो जो स्कोर होंगे उनकी कंसिस्टेंसी होगी। जैसे आज मैं वो टेस्ट एडमिनिस्टर करूं किसी ग्रुप में तो जो मार्क्स मिलेंगे, और वैसे ही सिमिलर ग्रुप में एडमिनिस्टर करूं, मान लिया सेक्शन ए सेक्शन बी, तो जो एवरेज मार्क्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो टेस्ट क्या है, रिलायबल है। मतलब उसके जो मार्क्स हैं उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है। यहां तक कहा जाता है कि किसी एक ही ग्रुप पे अगर आप उसको बार बार एडमिनिस्टर करें तो भी मार्क्स में क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, जबकि वो कभी कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लिया हमने आज आपको टेस्ट दिया और टेस्ट देने के 15 दिन बाद फिर से आपको वही टेस्ट दें आकर के, तो थोड़ी तो आपकी मेमोरी रहेगी ना, कुछ तो याद रहेगा ना। और कहीं अगर आप ऐसे स्टूडेंट हुए कि जो क्वेश्चन आप उस दिन नहीं कर पाए उसका आंसर आप ढूंढोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो नो डाउट कि आप अगली बार ज्यादा अचीव करोगे कि नहीं करोगे। अगर उसको केवल ऐसे इग्नोर कर दिया कि चलो जान दो, क्या करना है आंसर ढूंढ के, तो भले नहीं कर पाओ, नहीं तो ज्यादा आप अचीव कर पाओगे ड्यू टू मेमोरी, अगर आपने डिस्कशन कर लिया होगा तो इसके लिए ये कहा जाता है कि अगर आपको रिलायबिलिटी कैलकुलेट, हाँ वैलिडिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं। एक्सपर्ट को दे दिया तो एक्सपर्ट ने कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी के बारे में बता दिया।
रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करना हो तो हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। क्या? एक तो होती है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, कि क्या करें, एक बार टेस्ट दिया 10-15 दिन बाद फिर से दोबारा दे दें, वो करने का टाइम नहीं है। तो दो पैरेलल ग्रुप, मान लिया सेक्शन किसी स्कूल गए, सेक्शन ए में भी दिया, सेक्शन बी में दिया, सेक्शन ए और बी के स्कोर का क्या कर दें, कोरिलेशन निकाल दें। अगर कोरिलेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी, तो क्या है, वो टेस्ट आपका हाईली रिलायबल। फिर वो भी नहीं हो, हमारे पास एक ही सेक्शन है, तो हम क्या करें, तो हम मान लिया हमारे पास 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है, तो दो तरीके हैं, स्प्लिट हाफ। 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन पे क्या मार्क्स हैं और 25 से लेके 50 तक के क्वेश्चन पे क्या मार्क्स हैं, दोनों ग्रुप के एवरेज को कोरिलेशन निकाल लीजिए। अगर हाईली कोरिलेटेड होगा तो वो क्या है, रिलायबल टेस्ट है। लेकिन इसके पहले ही अभी कन्वर्सेशन में मैंने आपको कहा था कि क्या होगा, अगर क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा तो पहले इजी क्वेश्चन रखेंगे, बाद में डिफिकल्ट रखेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम आगे के 25 रखें तो वो तो इजी होंगे, तो उस पर हर बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा, और बाद के 25 देखें तो वो कठिन होंगे, तो उस पर हर बच्चा कम स्कोर करेगा, तो दोनों सेक्शन में जो कोरिलेशन आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो आप ये कहोगे कि नहीं वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो जब आपने इन द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी वैल्यू क्वेश्चन अरेंज किए हो, तो आपके पास तरीका स्प्लिट हाफ का नहीं है। आपको क्या करना है, ऑड एंड इवन, पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन एक तरफ। अब तो खिलाने लग गए, जैसे 6 महीने का हुआ था ना ये, जब तो कुछ भी ना खिलाया हमने, तो 6 महीने को तो हमने कुछ भी नहीं खिलाया, तो जो भी खिला रहे थे मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। निधि मैडम प्लीज म्यूट। नहीं खाता सब है, भूख पे है। प्रीति मैम, तो नहीं ना तब आप खा ही लेगा। डेफिनेटली आप कुछ मीटिंग्स में जरूर जाती होंगी। मुझे आपसे ये बात करनी थी क्योंकि अभी मेरी तो कुछ बाउंडेशंस हैं। पता ही नहीं, 2 बजे पता है आपको, यूजीसी को ये सब चीजें कम्युनिकेट करनी चाहिए। बाजरे की बनवा रहे हो क्या? 1 मिनट। वो तो बाजरे की तो गरम ही अच्छी लगेगी। और मैम मैं सबसे ज्यादा पहले ना, मैं इसको बहुत पहले अरे बाजरे की बाद में गरम कर सकते हैं, और अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने कई सारे प्रोग्राम एज ए पार्टिसिपेंट एंजॉय किए हैं। पहले जब ये सब कुछ होता था ना, मेरे गुस्सा आ जाती थी। अब लेकिन मुझे लगा, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है।